महाकुंभ में करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन अब इस डुबकी पर राजनीति शुरू हो गई है। हंगामा मच गया है। पूरी खबर आज महाकुंभ से दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर वो खबरें दिखाता हूं जो आपके लिए देखना और जानना जरूरी हो। कहां की खबरें दिखाता हूं? देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और अगर जरूरी हो और अगर आपको देखना जरूरी हो, आपको लगता है कि विदेश में कोई ऐसी खबर है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में ऐसी आग लग गई है जो बुझ ही नहीं रही है और ट्रंप ने शपथ ले ली है राष्ट्रपति पद की, या फिर रूस में कुछ ऐसा हुआ है जिसका असर भारत में हो रहा है, या फिर कनाडा और बांग्लादेश में कुछ ऐसा हुआ है जिसका असर भारत में हो रहा है, तो विदेश की भी खबरें दिखाता हूं। तो विदेश, देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पूरी खबरें अगर आपको देखना हो 1 घंटे में, तो आप हर दिन विस्तार न्यूज का ये शो सीधे मुद्दे की बात देख लीजिए। आपको सब कुछ दिख जाएगा। दिन भर की खबरों से आप अपडेट हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको पहले खबरों की लिस्ट दिखाता हूं कि आज देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, विदेश कहां की खबरें कौन कौन सी दिखाने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत राजधानी दिल्ली से ही करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा है दिल्ली में चुनाव का कोई भी अपडेट देखना हो तो आप विस्तार न्यूज देखिएगा। दिल्ली में चुनाव है और वादों की बहार है। आज फिर आम आदमी पार्टी ने दिल खोल कर वादे किए हैं। 15 गारंटी वाला घोषणा पत्र जारी कर दिया है और हाँ, जो वादे पूरे नहीं किए उसके लिए माफी भी मांगी है। विस्तार से दिखाएंगे। दूसरी खबर में बात महाकुंभ की करेंगे। आज महाकुंभ में संगम स्नान करने देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, लेकिन इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गंगा स्नान को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया। हंगामा मच गया, खूब राजनीति हो रही है, सब बताएंगे, जुड़े रहिएगा और सीधे कुंभ भी लेकर चलूंगा। तीसरी खबर में बात मध्य प्रदेश की करेंगे। आज मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु इंदौर रहा। मध्य प्रदेश सरकार से लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी इंदौर में थी और राजनीति घूम रही थी बाबा साहब आम्बेडकर के इर्द गिर्द। खूब जुबानी तीर चले, सब कुछ देखना हो बने रहिएगा। चौथी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में निकली भर्ती की। मध्य प्रदेश की युवाओं को पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए तैयार हो जाने की एक पूरी क्या आई है, एक ऑफर आया है जिसमें अब आप तैयार हो जाइए, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और सब इंस्पेक्टर कैसे बनना है ये पूरी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। पांचवी खबर में बात करेंगे उस आर्टिस्ट की जो मोर और कबूतर के पंख पर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सबकी तस्वीर बना रहा है। इनकी कलाकारी के चर्चे बॉलीवुड तक हो रही। अच्छी तस्वीरें दिखाएंगे। और आखिर में बात छत्तीसगढ़ की होगी। छत्तीसगढ़ की बात विस्तार से होगी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। आपके शहर का मेयर कौन बनने वाला, विस्तार से बात करेंगे। और 10 नगर निगम सीट की जनता को भी सुनाएंगे कि क्या 10 नगर निगम की जनता क्या कह रही है। चलिए अब शुरुआत कर देते हैं और पूरे 1 घंटे सीधे मुद्दे की बात में कौन सी खबर पहली है ये विस्तार से बता देते हैं। पहली खबर कौन सी देख लीजिए। दिल्ली में आपका घोषणा पत्र जारी। आपका मतलब आपका आपके लिए आपका घोषणा पत्र जारी हो गया है। आप मतलब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आम आदमी पार्टी का भी घोषणा पत्र आ गया है। खूब भर कर चुनावी वादे किए गए हैं। मुफ्त के वादों के लिए मशहूर अरविंद केजरीवाल ने तो इस बार खूब फ्री की पॉलिटिक्स की बात की है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए पार्टी की 15 गारंटियों का ऐलान किया। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2020 में किए यमुना की सफाई, यूरोप की तरह दिल्ली की सड़कें और पानी की सप्लाई का वादा पूरा नहीं कर पाने के लिए हाथ जोड़कर माफी भी मांग ली और कहा कि इस बार जीतेंगे तो ये वादे जरूर पूरा कर देंगे। चुनाव है भैया, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। सब तो ठीक है, लेकिन हम भी कहेंगे आपकी जो भी चुनाव जीते, जिसकी भी दिल्ली में सरकार बने, कम से कम यमुना वाला वादा तो पूरा करना ही पड़ेगा। सालों से पेंडिंग है। केजरीवाल ने क्या बड़े वादे किए हैं पहले ही बता देता हूं, देख लीजिए आप, ध्यान से देखिए। आम आदमी पार्टी ने अपनी गारंटी में सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने वाले ऐलान पर अपने आप को कायम रखा है। साथ ही बुजुर्गों का मुफ्त इलाज भी गारंटियों में शामिल है। पुजारियों, ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए का वादा भी शामिल है। पानी के गलत बिल माफ करने की गारंटी है। 24 घंटे पीने का पानी देने का वादा है। यमुना को साफ करने का वादा है। विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण करने की गारंटी है। नए राशन कार्ड बनाने का वादा भी किया है। साथ ही सभी ऑटो वालों की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए मदद की गारंटी है। सभी ऑटो वालों की जो बिटिया होगी उनकी शादी में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। बच्चों को मुफ्त कोचिंग देने का वादा है और साथ ही ऑटो वालों को 10 लाख रुपए बीमा का भी वादा किया गया है। केजरीवाल के ताबड़तोड़ ऐलान और गारंटियों पर ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करें। देखिए,
आज हम 15 गारंटी जारी कर रहे हैं। 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। सबसे पहली गारंटी है रोजगार की गारंटी। दूसरी गारंटी है महिला सम्मान योजना, कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। तीसरी गारंटी है संजीवनी योजना, कि हमारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर होने पे उनको ये चिंता सताती है कि बीमार हो गए तो क्या होगा। आपका बेटा जब तक जिंदा है आपका मैं अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूँ कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। अब ये तीनों चीजें हर दिल्ली वाले का भी सपना है और ये मेरा भी सपना है। दिल्ली में ये तीनों काम होते हुए देखना चाहता हूँ। अगली गारंटी आध्यात्म के क्षेत्र की है, क्योंकि हर पुजारी को और हर ग्रंथी को 18-18 हजार रुपए हर महीने दिए जाएंगे। वादा तेरा वादा, यही गाना याद आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वादे सिर्फ केजरीवाल ने किए हैं महिलाओं के लिए, तो सभी पार्टियों ने ही दिल खोलकर मुफ्त वाले वादे किए हैं। देख लीजिए। चलिए ये भी आपको बता देता हूं। दिल्ली में महिला वोटर्स 46% हैं, 46%। ऐसे में 46% महिलाओं को साधने के लिए आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने पर 2100 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया है। बीजेपी और कांग्रेस 2 कदम और आगे निकल गई और अपने घोषणा पत्र में ऐलान कर दिया है कि सरकार बनी तो महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देंगे। ये वादे 46% महिला वोटर्स को साधने के लिए किए जा रहे हैं। याद रखिएगा, महिलाएं जिनके वादे पर खुश होंगी उनको दिल्ली की सत्ता मिलेगी। दिल्ली चुनाव में आज क्या हलचल रही बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कहां से? अगली खबर है पहली बार हो रही है महाकुंभ में राजनीति। महाकुंभ और राजनीति और तस्वीरों में कौन दिखाई दे रहा है? देश के गृह मंत्री अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश, और एक तरफ कोने में मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और बाकी के साधु संत दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए, दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। वादा किया हूं हर दिन आपको तस्वीर दिखाऊंगा। आज महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे डुबकी लगाने के लिए। दिन भर अमित शाह की तस्वीरें चर्चा में रही, इसलिए शुरुआत सबसे चर्चित तस्वीर से ही करूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाकुंभ पहुंचे और साधु संतों के साथ डुबकी लगाई। गृह मंत्री के साथ सीएम योगी, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, योग गुरु बाबा रामदेव और स्वामी कैलासानंद गिरी महाराज के साथ ही कई बड़े साधु संतों ने स्नान किया। संगम में सीएम योगी का फिर से अलग अंदाज दिखाई दिया। सीएम योगी ने जल उठाकर स्नान कर रहे गृह मंत्री अमित शाह पर डालना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में संतों ने भी गृह मंत्री पर पानी डाला। गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 10 मिनट तक गंगा स्नान किया। अमित शाह को संतों ने मंत्रोच्चार के साथ आचमन भी कराया। संगम में स्नान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सपरिवार मां गंगा की विधि विधान से पूजा की, फिर मां गंगा की आरती भी उतारी। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी के आश्रम में भोजन किया। संगम में स्नान के बाद संतों ने अमित शाह के माथे पर चंदन लगाया। गृह मंत्री ने साधु संतों का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर संतों ने उनके बेटे जय शाह के नवजात बेटे को भी आशीर्वाद दिया है। एक तरफ आज महाकुंभ में गृह मंत्री अमित शाह ने डुबकी लगाई और दूसरी तरफ डुबकी लगाने को लेकर ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। मल्लिकार्जुन के इस बयान के बाद हंगामा शुरू हो गया, बवाल मच गया है। सबसे पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुनिए, जिस पर हंगामा मचा है, उसके बाद इसका विश्लेषण करते हैं। सुनिए। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इंदौर के महू में कांग्रेस की जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली को संबोधित कर रहे थे और इसी रैली में बोलते बोलते बीजेपी पर निशाना साधते हुए गंगा स्नान पर बोल गए। अब बात गंगा स्नान की आई तो बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता दिया। सुनिए बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं।
मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है कि जहां इस आस्था के प्रति पूरे विश्व में भक्ति का भाव है, वहीं भारतवर्ष में भारत की जो सबसे बड़ी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है, वही महाकुंभ और इस आस्था को नकार रही है, उसका मजाक बना रही है, मखौल उड़ा रही है। खड़गे जी गंगा मैया के ऊपर अरगलन बातें कर रहे हैं। गंगा मैया वो मैया है जिसमें डुबकी लगाने से हमारे को मोक्ष प्राप्त होता है। आज पूरे विश्व के, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, पूरे विश्व की सनातन धर्म को मानने वाली जनता, करोड़ों जनता आज प्रयागराज में जाके स्नान ध्यान कर रही है। खड़गे जी को माफी मांगनी चाहिए। ये करोड़ों करोड़ों उन संतों का अपमान है जो महाकुंभ में अपने कैंप के माध्यम से लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये हमारी परंपरा का अपमान है, ये हमारी संस्कृति का अपमान है। राजनीति आपने देख ली, सुन ली, नेताओं को सुन लिया कि क्या हो रहा है, लेकिन आज धर्म संसद पर भी बात कर लेते हैं। कब महाकुंभ में धर्म संसद लगी थी। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में महाकुंभ मेला क्षेत्र में आज धर्म संसद का आयोजन किया गया, लेकिन इस सनातन धर्म संसद बैठक में किसी भी अखाड़े के महामंडलेश्वर ने भाग नहीं लिया। देवकीनंदन ठाकुर ने यह बैठक सनातन बोर्ड के गठन और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग को लेकर बुलाई थी। इस बैठक में उन्होंने कई अखाड़ों के महामंडलेश्वर समेत आम लोगों को भी शामिल होने का निमंत्रण दिया था, लेकिन अखाड़ा परिषद ने इस धर्म संसद से दूरी बना ली। सेक्टर 17 के शांति सेवा शिविर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन इस धर्म संसद का 13 अखाड़ों ने बहिष्कार कर दिया और आम जनता भी उनके इस फैसले से खुश नहीं। महाकुंभ में आए लोगों ने ही उनकी इस पहल का विरोध किया है। जनता का क्या कहना है, पहले सुनिए। भैया, एक जो है सनातन बोर्ड की मांग हो रही है और ये कथावाचक मांग कर रहे हैं। हम हिंदू धर्म कहें, हिंदू जानते, सनातन धर्म जानते ही नहीं। मांग उनका बेकार है। जैसे मुस्लिमों के पास वक्फ बोर्ड है, वैसे हमारे पास एक हिंदू बोर्ड हो और उसमें हम लोग शामिल हो। नहीं, ये तो हिंदू वोट है ना, सब हिंदू वोट की वजह से मेला लगा हुआ है। सही बात है, ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। क्यों ऐसा, मतलब क्यों कर रहे हो, क्या होगा इसके पीछे? वक्फ बोर्ड है, इनको फायदा है, पैसा मिल रहा है। भौतिक लोग हैं, अपने अपने फायदे के लिए, हाईलाइट होने के लिए, समाज में जनता का आकर्षण करने के लिए, या कि कुछ विशेष पैकेज लेकर के दलालों का काम करने वाली ये कुछ कमेटी है। सनातन को मनाने की आवश्यकता नहीं है, सनातन को सिर्फ जागरूक करने की आवश्यकता है। सनातन सदैव से ही रहा है और रहेगा, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ शांति रहे। चलिए, आप देख रहे थे धर्म संसद और अखाड़ा परिषद का विरोध, सनातन बोर्ड की मांग और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की बात। सब कुछ हो गया। आज सियासत से लेकर डुबकी, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से लेकर बैठक किस बात पर, सनातन बोर्ड के गठन को लेकर, किसकी, धर्म संसद की हो रही थी, जिसका विरोध किसने किया था, अखाड़ा परिषद ने, और जनता को भी आपने सुन लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं अब कहां की बात, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज मध्य प्रदेश, इंदौर और पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति की चर्चा है। मध्य प्रदेश, इंदौर और राजनीति कैसे क्या, एक तरफ आपको राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपको बीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिखाई दे रहे हैं। चलिए, क्या सियासत है और क्यों इंदौर सुर्खियों में है, बता देता हूं। मध्य प्रदेश में आज राजनीति का केंद्र बिंदु इंदौर ही रहा। लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत आज लगभग पूरी कांग्रेस पार्टी इंदौर के महू में थी। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इंदौर के गांधीनगर में हितग्राही सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम भले ही दोनों बिल्कुल अलग थे, लेकिन दोनों में केवल बाबा साहब अंबेडकर इर्द गिर्द रहे। आप समझ गए, दोनों कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की राजनीति के अंबेडकर अध्याय की हर तस्वीर विस्तार से देख लीजिए। चलिए बता देता हूँ। पहले दो तस्वीरें देखिए, दोनों ही तस्वीरें मध्य प्रदेश की इंदौर की हैं और दोनों के बीच दूरी भी करीब 20 किलोमीटर की ही रही होगी। सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात ये थी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भाषण देने भी करीब एक ही समय पर आए। यहाँ गांधीनगर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अंबेडकर को लेकर कांग्रेस पर हमला कर रहे थे, तो वहीं महू में राहुल गांधी बाबा साहेब और संविधान को लेकर भाजपा सरकार को घेर रहे थे। दोनों की जगह केंद्र में अगर कोई था तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर थे। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम की करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के हितग्राही सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम भले ही विभिन्न योजनाओं में चयनित हितग्राहियों को फायदा देने के लिए था, लेकिन इस कार्यक्रम में भी बाबा साहेब आम्बेडकर की बड़ी सी तस्वीर
मंच पर लगाई गई थी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की नीली जैकेट ने भी सबका ध्यान खींचा। मुख्यमंत्री ने अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात की, लेकिन जब बारी भाषण देने की आई तो सीएम ने केवल अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। क्या कहा सीएम डॉक्टर मोहन यादव, देखिए रिपोर्ट। नेहरू जी ने जान लगा करके सभा आयोजित करवाई, और तो और जिनने हरा दिया उनको पद्म विभूषण देने का उनको लगा के बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे ये पाप था, पाप। कार्यक्रम खत्म होने के बाद हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी ने कई लाभार्थियों से भी बात की। क्या कह रहे हैं लाभार्थी, सुनिए जरा। मकान भी देंगे और राशन भी देंगे और लाडली बहनों को पैसा मिलेगा, राशन मिल रहा है, दूध भी मिलेंगे, गैस की टंकी मिली है और लाडली बहना का पैसे मिले, विधवा पेंशन मिल रही, सब मिला, मकान भी हो गया, दूध भी मिलता है, ये लाडली बहना का पैसे मिले और किताब भी मिले और गैस टंकी भी मिली है हमें। दारू भी बंद की है, शराब मुक्त नशा मुक्त कराएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम की बात हो गई, लेकिन इंदौर में ही बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में कांग्रेस ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने किया। राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर मंच पर आए थे। राहुल जब भाषण देने आए तो बाबा साहब को लेकर बीजेपी पर क्या क्या हमला किया है, पहले सुन लीजिए, फिर आगे बात करें। सुनिए। हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी जो इस संविधान के खिलाफ हैं, अंबेडकर जी, गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं, इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। इन्होंने पहले लोकसभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। 400 पार छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। जब वो अंदर घुसे थे, मत्था टेक कर घुसे थे। राहुल गांधी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने बाबा साहब के अस्थि कलश के दर्शन किए। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे। राहुल गांधी 2024 के चुनाव के पहले से ही संविधान और बाबा साहब को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं और बाबा साहब की जन्मस्थली में कार्यक्रम की घोषणा भी करीब महीने भर पहले ही की जा चुकी थी। बाबा साहब पर अपना हक दिखाने के पीछे एक राजनीतिक दलित वोट बैंक की भी है। यही कारण है कि अभी कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल में जीजी फ्लाईओवर का उद्घाटन करने पहुंचे थे, तब उन्होंने ऐलान किया कि जीजी फ्लाईओवर का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर किया जाएगा। फिलहाल पूरी राजनीति बाबा साहब अंबेडकर के इर्द गिर्द घूम रही है। पार्टी चाहे कोई भी हो, दलित वोट बैंक पर सबकी नजर है और सब ये बताना चाहते हैं कि हम आपके हितैषी हैं। समझ गए आप? तो ये रही पूरी खबर मध्य प्रदेश, इंदौर और पॉलिटिक्स की। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की बात कहां की करेंगे? मध्य प्रदेश की ही करेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छे चित्रकार हैं
कलाकार हैं और इनकी चित्रकारी चर्चा में है, इसलिए आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं। कबूतर और मोर के पंखों में प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक, देखिए इन्होंने कुछ अलग किया है, इसलिए आपको बताना जरूरी है। बड़ी रोचक खबर है। देखिए, आप किसी चित्रकार के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यही कि कलर्स या पेंसिल से किसी कागज पर कोई सुंदर सी तस्वीर या किसी सीन को बनाने वाला, यही आता है ना। लेकिन आज जिस चित्रकार की खबर मैं दिखाने जा रहा हूं वो कागज पर चित्र नहीं उकेरता। ये चित्रकार कबूतर और मोर के पंख पर पेंटिंग बनाता है। तो आज इस चित्रकार की कहानी विस्तार से बताने का मैंने फैसला किया है। देख लीजिए, तस्वीरों में दिख रहे चित्रकार का नाम हितेंद्र साक्य है। उनकी उम्र महज 27 साल है, लेकिन इस उम्र में भी चित्रकारी से पूरे देश में अपना नाम रोशन कर लिया है। हितेश कागज पर पेंटिंग नहीं बनाते, बल्कि छोटी छोटी चीजों पर बहुत बारीक चित्रकारी करते हैं। हितेंद्र ने ज्यादातर पेंटिंग कबूतर के पंख पर बनाई है। तस्वीरों में दिख रही पेंटिंग्स हितेंद्र साक्य ने ही बनाई है। हितेंद्र ने कबूतर के पंख पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव तक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी पेंटिंग बनाई है। सबसे पहले इस पेंटिंग को देखिए। बहुत ही बारीकी से मोर के पंख पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर को बनाया गया है। ये मोर के पंख पर है, बाकी कबूतर के पंख पर है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कबूतर के पंख पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रतन टाटा की तस्वीर को बनाया गया है। हितेंद्र की चित्रकारी का अनोखापन यही है कि वो बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाने के बजाय बारीक पेंटिंग बनाते हैं। हितेंद्र बताते हैं कि कोरोना के लॉकडाउन के समय घर पर रहते हुए बादाम पर पोर्ट्रेट और सीनरी बनाना शुरू किया। समझ गया? जब उन्होंने ये तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना शुरू किया तो केजीएफ फिल्म के डायरेक्टर, खबर ये है, केजीएफ फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने उनके आर्ट को लेकर कमेंट किया और पर्सनल मैसेज भेजकर तारीफ की। हमने आर्टिस्ट हितेंद्र साक्य से भी बात की है। क्या कहना है उनका, सुनिए जरा। हितेंद्र मोरों के गिरे हुए पंखों पर चित्रकारी करते हैं। अभी हाल में ही उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मोर के पंख पर चित्र बनाया है। ये मैंने लॉकडाउन के बाद 2020 के बाद से मैंने स्टार्ट की है। चित्रकारी तो मैं जब छोटा था 5 से 6 साल का जब से कर रहा हूँ। पहले अपनी मार्कशीट के ऊपर मैं बनाता था, उसके बाद पेपर पे मैंने स्टार्ट किया, फिर बादाम के ऊपर मैंने बनाया। उसके बाद फिर मेरा एक मित्र है, उसने बोला कि फेदर पर कर सकते हो क्या, उसके बाद फिर मैंने फेदर पर स्टार्ट किया। इसके लिए आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि फेदर को आप थोड़ा भी अगर आपका ब्रश हिलेगा तो पूरा फेदर बेकार हो जाएगा। आपको दोबारा प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में मेरे साथ बहुत हुआ, लेकिन फिर मैंने ठान लिया था कि बनाना है और पॉसिबल तो सब कुछ होता है, तो वही मैंने ठाना और फिर प्रैक्टिस की और उसमें आने लगा। हितेंद्र ने अब अपनी बनाई पेंटिंग्स का बिजनेस शुरू कर दिया है। देश भर से लोग अपनी पेंटिंग्स बनवाने के लिए हितेंद्र को ऑर्डर देते हैं, जिससे उनकी कमाई होती है। हितेंद्र की कला को न सिर्फ बॉलीवुड टॉलीवुड ने सराहा है, बल्कि उन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इसलिए हितेंद्र की कला को हमने भी आपको दिखाने का फैसला किया है ना। रोचक खबर है। आप भी जाइए, अपने किसी सगे संबंधियों का पेंटिंग्स अगर बनवाना है तो जाइए और बनवाइए। ग्वालियर में कहाँ पता ठिकाना है, सब मिल जाएगा आपको। और ये बड़ी रोचक खबर थी, इसलिए मैंने सोचा आपको दिखा दूं। आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश में नौकरी निकली है। देख लीजिए, मध्य प्रदेश में एसआई भर्ती निकली है। एक तरफ इंस्पेक्टर का बिल्ला दिखाई दे रहा है, स्टार दिखाई दे रहे हैं आपको, युवा दिखाई दे रहे हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिखाई दे रहे हैं। चलिए बता देता हूं पूरी खबर, आपके काम की खबर है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हजारों युवाओं को खुशखबरी दी है। और ये खुशखबरी कितने साल बाद मिली पता है आपको? 7 साल बाद। 7 साल बाद मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के पद के लिए भर्ती निकाली गई है। सुनने में भले ही पदों की संख्या कम लग रही हो, लेकिन 7 साल बाद निकाली गई ये भर्ती कई मायनों में अहम है। तो सरकार के इस फैसले पर विस्तार से बात की जाएगी, इसलिए चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने पुलिस विभाग में फील्ड स्टाफ की कमी दूर करने के लिए सब इंस्पेक्टर के 500 पदों पर भर्ती निकाली। इस पूरी भर्ती को कर्मचारी चयन मंडल कराएगा। हालांकि भर्ती परीक्षा की तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव जरूर किया गया है। अगर आप सब इंस्पेक्टर के पद के लिए भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो प्रक्रिया को विस्तार से समझ लीजिए। सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की भर्ती 3 चरणों में होगी। सबसे पहले प्रीलिम्स, उसके बाद दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा और शारीरिक दक्षता, तीसरे चरण में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
पहले चरण में यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में 100 सवाल पूछे जाएंगे। सभी सवाल ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी एक सवाल के जवाब के लिए आपको 4 विकल्प मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 पार्ट में होगी। 150 नंबर के लिए 2 पेपर होंगे। इसके बाद फिटनेस के लिए 800 मीटर दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक होगा, जिसमें दौड़ के लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। पूरी जानकारी दे रहा हूं विस्तार से, इस खबर को देख लीजिएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। पहले और दूसरे चरण के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और मेरिट के आधार पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए भी 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो पूरी भर्ती प्रक्रिया आपको समझा दिया हूं और आप डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइएगा, जहां भी ये थंबनेल दिखाई दे कि मध्य प्रदेश में नौकरी निकली है, खट से उसको क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन तैयारी में जुटे मध्य प्रदेश की युवाओं का क्या कहना है वो भी तो सुनाना जरूरी है। सुनिए युवा क्या कह रहा है। एक्चुअली ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद भर्ती आई हुई है, तो हम लोग इसको एक अच्छा मौका देखते हैं। आई थिंक एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है, बट एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो अ सेटबैक विद द गवर्नमेंट ऑफ एमपी कि आप इतने टाइम में बच्चों का टाइम ख़राब कर रहे हो। सो वो चीज़ एक देखनी पड़ेगी कि वो गैप्स हम कैसे कम कर सकते हैं। डिमांड तो सर बहुत ज़्यादा है ही, हर एक उसमें है, चाहे वो पीएससी की हो, चाहे एसआई की हो, चाहे वो वनडे एग्जाम्स की हो। सरकार को समझना चाहिए, सरकार को वैकेंसियाँ निकालनी चाहिए। जो एमपीपीएससी का सिलेबस है उससे भी ज़्यादा टफ वो एसआई का सिलेबस कर दिया और उसमें भी वो 500 वैकेंसी निकाल रहे, तो मतलब कंफ्यूज में बच्चे पढ़ाई करें या छोड़ दें। हम 7 साल से जिस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, अचानक से उसका सिलेबस चेंज करके रख दिया है। अब हमको शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी और समय ज़्यादा है नहीं। अब आई है तो इसलिए खुशी हो रही है, फिर से भरेंगे, फिर से तैयारी करेंगे। कि पहले हमारी एज में और अभी की एज में बहुत फ़र्क भी हो गया है। ठीक है, 7 साल बाद निकली है, तो तब हमारी जो एज का क्राइटेरिया था वो अब इस हिसाब से बढ़ चुका है। मतलब इसके बाद में अगर देने जाएंगे तो ये लास्ट की वैकेंसी हमारी एसआई के लिए। सब इंस्पेक्टर पद के लिए ये भर्ती भले ही 500 पदों पर हो, लेकिन ये भर्ती इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले 11 सालों में यानी कि 2013 से अब तक केवल 4 बार ही सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए भर्ती निकली है, जिसमें आखिरी बार साल 2017 में 611 पदों के लिए भर्ती हुई थी। इसके पहले 2016 में 863 पदों पर, 2014 में 668 पदों पर और 2013 में 720 पदों पर भर्ती निकली थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2013 से 2017 तक हर साल भर्ती निकली है। केवल 2015 को छोड़कर अब 7 साल बाद 2025 में मध्य प्रदेश सरकार ने फिर से 500 पदों के लिए भर्ती का ऐलान किया। सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात यह है कि भर्ती भले ही 7 सालों बाद आई हो, लेकिन अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 7 सालों का सूखा खत्म तो किया है ना। उम्मीद कर लीजिए, उम्मीद कीजिए कि शुरुआत हो गई है, अब आगे और भी भर्ती निकलती रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की बात हो गई, मध्य प्रदेश की बात हो गई, अब आपको पता है कि बात कहाँ की होगी, छत्तीसगढ़ की बात होगी। और छत्तीसगढ़ में एक ही चर्चा है इन दिनों। क्या है चर्चा? निगम चुनाव का पूरा अपडेट जानना चाहते हैं आप। एक ही चर्चा है, टिकट का बंटवारा हो गया है, आपके शहर का मेयर हो गया, आपके शहर के मेयर का नाम तय हो गया। बहुत दिन से इंतजार था, बहुत दिन से इंतजार था। ऐलान हो गया है। बीजेपी ने पहले ही मेयर पद के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। कल देर रात कांग्रेस ने भी नगर निगम के 10 सीटों पर महापौर पद के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। हर शहर में एक ही चर्चा है, इसको वोट दिया जाए, ये ठीक आदमी है। अरे यार इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया, इसने तो बजट ही नहीं दिया। नहीं भाई, इस बार नहीं, मौका है, देखो सरकार आ गई। यही चर्चा हो रही कहीं भी, क्योंकि हमारी ई रिक्शा घूम रही है। मेयर की चेयर के कार्यक्रम शहर शहर हो रहे हैं। हमारी 50 से ज्यादा टीम लगी हुई है यही नब्ज टटोलने के लिए। सबसे बड़ी टीम मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में किसी ने अगर उतारी है तो विस्तार न्यूज ने निकाला। हर जगह हमारी टीम है, हर जगह का नब्ज टटोल कर रहा है, हर जगह। इसलिए निकाय चुनाव का पूरा अपडेट क्यों लिखा मैंने, ये जो लिखा है ना निगम चुनाव का पूरा अपडेट, कहां दिखेगा? विस्तार न्यूज में दिखाई देगा। और इसीलिए कह रहा हूं 50 टीम पूरे छत्तीसगढ़ में आपको दिखाई देगी, मिल जाएगी। मतलब अब किसके बीच चुनावी टक्कर है ये साफ हो गया है।
चुनाव का ऐलान हो गया, टिकटों का बंटवारा हो गया। लगातार आपको खबरें दिखा रहा हूं, किसको टिकट मिलने वाली है ये भी दिखा दिया, लेकिन अब सिर्फ बात यही होगी कि किसको मिलेगी मेयर की चेयर। मेयर की चेयर हर शहर में। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का नाम जारी कर दिया है। बीजेपी ने 5 महिला और 5 पुरुष प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने 6 पुरुष और 4 महिला प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ने कहां से किसको टिकट दिया है और नाम के ऐलान के बाद जनता क्या कह रही है। चलिए विस्तार से बात करते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले बात राजधानी रायपुर की कर लेते हैं। रायपुर में महापौर के लिए बीजेपी ने मीनल चौबे को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने रायपुर से मेयर के लिए दीप्ति दुबे को चुनावी मैदान में उतारा है। टिकट के ऐलान के बाद रायपुर की जनता क्या कह रही है ये भी सुन लीजिए, सुनिए। काम से लोग संतुष्ट नहीं है, जो विकास होना चाहिए एक्चुअल में वो नहीं है। इधर काम ही नहीं होता है, वोट मांगने आते हैं। क्या स्मार्ट और गर्त में गया सिटी, क्या स्मार्ट हुआ। माहौल तो दिखता है मेरे को भाजपा का। महापौर का तो कोई स्पष्ट दिख नहीं रहा है। कुछ ऐसे मूल कार्य होते हैं जो महापौर के दायित्व में होते हैं, उनको अनिवार्यतः करना चाहिए। रायपुर सिटी में जो होना था वो नहीं हुआ है। हाँ, अब नया महापौर बैठे, कार्य जो है वो पूरा ही रुका हुआ है। आप नालियों की हालत देखो, रोडों की हालत देखो, बहुत खस्ता है। 72 साल पूरे छत्तीसगढ़ में रायपुर का है, काम नहीं हुआ है, सिर्फ मेवा और पैसा अंदर आ रहा है और कुछ काम नहीं हो रहा है। रायपुर के साथ अब बिलासपुर चलते हैं। अब बात न्यायधानी बिलासपुर की कर लेते हैं। बिलासपुर से महापौर के लिए बीजेपी ने पूजा विधानी को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने बिलासपुर से प्रमोद नायक को उम्मीदवार बनाया है। टिकट के ऐलान के बाद बिलासपुर की जनता क्या कह रही है ये भी सुनिए। जिस तरीके से बिलासपुर का विकास होना था उस तरीके से विकास नहीं हुआ, तो जो विकास की गति है वो मिलनी चाहिए। कांग्रेस की तो नीति मेरे को नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि भाजपा ही इस बार भी मेरे को लग रहा है। स्मार्ट सिटी जो बिलासपुर है वो तो बहुत भाजपा कार्यकाल में बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका है। हम लोग विकास के मुद्दे पर मतदान करेंगे। विकास के छोड़ के भी उन लोग से और क्या आशा कर नहीं सकते, सब चीज तो हम ही लोग को करना पड़ता है। बाकी तरीके से भाजपा का शासन है, उस तरीके से तो ऐसा लगता है इस बार मेयर चुनाव में वही लोग जीतेंगे। बिलासपुर के बाद अब जगदलपुर की बात कर लेते हैं। जगदलपुर की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि बस्तर से आपको पता है ना किसका खात्मा हो रहा है, नक्सलवाद का। जगदलपुर से बीजेपी ने संजय पांडे को मेयर का टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने मलकीत सिंह गैदू को उम्मीदवार बनाया है। मलकीत सिंह गैदू मतलब आप समझ रहे हैं, दीपक बैज के सबसे खास आदमी, विधानसभा टिकट की रेस में भी थे लेकिन नहीं मिला। टिकट के ऐलान के बाद जगदलपुर की जनता क्या कह रही है ये भी सुनी। निगम क्षेत्र में जिस तरह जीतने की लग रही है, संजय पांडे जी का नाम प्रबल पे है। ये नहीं कह सकते कि मतलब मुकाबला एकदम एक तरफा होगा, एक कांटे का टक्कर होगा। तो मलकीत सिंह गैदू जी का माइनस है कि वो नगर निगम में कभी नहीं रहे हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए तो संजय पांडे इस चुनाव में विजयी है। पड़ला मलकीत सिंह गैदू जी का भारी है। पड़ला तो कांग्रेस पार्टी का ही भारी है। नगर निगम में अगर कांग्रेस पार्टी के महापौर बैठेंगे तो निश्चित ही जगदलपुर का विकास होगा। जगदलपुर से अब सीधे चलते हैं मनेंद्रगढ़ यानी एमसीबी जिला। चिरमिरी भी देख लीजिए, किसके किसके बीच टक्कर है। चिरमिरी में बीजेपी ने राम नरेश राय को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने मेयर के लिए विनय जायसवाल पर भरोसा जताया है। विनय जायसवाल विधायक थे मनेंद्रगढ़ से, चुनाव हार गए, जिसके बाद मेयर का उन्हें टिकट मिला। टिकट के ऐलान के बाद चिरमिरी की जनता को भी तो सुनना जरूरी है, सुनिए। महापौर ऐसा होना चाहिए कि सबका सुने, सबका सहयोग करे, सब में भाईचारा वाला संबंध बना के रखे। मन का मतलब काम का विकास होना चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई, ये सब को देखें, हर वार्डों में अच्छे से काम कर सके। हम लोग को जो कमी बच गया है, जो भी समस्या है उनको भी हम लोग हल करेंगे और हमारे काम मजबूती से करेंगे। अब बात सरगुजा यानी अंबिकापुर की कर लेते हैं। अंबिकापुर में बीजेपी ने मंजूषा भगत को महापौर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अजय तिर्की को चुनावी मैदान में उतारा है। कहा जाता है कि ये टीएस सिंहदेव के खास आदमी हैं, उनके बहुत करीबी नेता हैं, इसलिए इन्हें टिकट दिया गया है। अंबिकापुर में किसके किसके बीच टक्कर है बता दिया। आप सुन लीजिए जनता क्या कह रही है। कैंडिडेट उठे हैं, उनसे अगर आप तुलना करेंगे तो तिर्की जी का मेरे को लगता है कि ठीक है। पड़ला दोनों का भारी है और जनता अगर देखा जाए तो दोनों के पक्ष में है 50-50। जनता कुछ बदलाव चाहती है, हम भी कुछ बदलाव चाहते हैं, तो जो हमारी जो बीजेपी से मंजूषा दीदी जो खड़ी हो रही हैं, हम चाहते हैं उनको मौका मिले। जीतने के लिए तो बीजेपी को ही चाहिए था,
बीजेपी ही जीत सकती है। अब बात कोरबा की कर लेते हैं। अभी मैं सीधे आपको केवल प्रत्याशी दिखा रहा हूं, जनता का रिएक्शन सुना रहा हूं। कोरबा से बीजेपी ने संजू देवी राजपूत को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस से ऊषा तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया। कोरबा चुनाव पर जनता को सुन लीजिए, जनता क्या कह रही है। तो मेरे हिसाब से लोग व्यक्तिगत छवि के हिसाब से लोग वोट डालते हैं, तो दोनों में लोग एनालिसिस करेंगे, जिसकी छवि लगेगी कि हमारे क्षेत्र का ज्यादा विकास करेंगे, उसके ऊपर भी निर्णय करेगा। भाजपा के पास वापसी का ये समय है और कांग्रेस हैट्रिक के लिए चुनाव लड़ रही है और कहीं पलड़ा भारी है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। इस बार भी विकास पे ही जनता वोट डालेगी। तीसरा विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी खड़ी हो रही है, उनका अच्छा है, स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम कर रहे हैं। तो कोरबा वाले ये भी सोच रहे हैं कि इस बार तीसरी पार्टी को मौका दिया जाए। कोरबा के बाद अब लिए चलता हूं आपको धमतरी। धमतरी की बात कर लेते हैं। धमतरी में बीजेपी ने जगदीश रामू रोहरा को महापौर उम्मीद बनाया है। आज मेयर की चेयर की सवारी धमतरी ही पहुंची थी। कांग्रेस ने विजय गोलछा को टिकट दिया है। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद हर जिले में आपको सुना रहा हूं, हर नगर निगम में सुना रहा हूं कि जनता क्या कह रही है। इसलिए धमतरी की जनता को भी सुनिए कि धमतरी की जनता कांग्रेस और बीजेपी के फैसले पर क्या कह रही है। सुनिए। ये तो निश्चित है, जो धमतरी का विकास करेगा और वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और नगर निगम का जो क्षेत्र है वो पूर्णतः विकसित बनेगा, विकास करेगा। पार्टी अपने जगह में है, जीत जनता की होगी। विकास के लिए काम करने वाले व्यक्ति को जिताया जाएगा। कोई भी जीत जाए धमतरी का भला नहीं होगा, न कांग्रेस से भला हुआ न भाजपा से भला होगा। भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। ऐसा देख के अभी लगता है कि भाजपा ही विजय होगी इस बार शहर महापौर के लिए। धमतरी के बाद अब आपको दुर्ग लेकर चलते हैं। दुर्ग में बीजेपी ने अलका वाघमार को मेयर प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने प्रेमलता पोषण साहू को महापौर उम्मीदवार बनाया है। दुर्ग यानी आप समझ रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहीं से आते हैं। कांग्रेस की सरकार में 6 मंत्री दुर्ग से थे। बीजेपी प्रत्याशी का भी ऐलान हो गया है, कांग्रेस का भी नाम बता दिया। तो जनता को भी सुना देता हूं बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ कि जनता क्या कह रही है पार्टी के इस फैसले पर। लोगों की सोच पे खरा उतरने वाला होना चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो, काम करने वाला होना चाहिए। जिसका ये रहेगा शासन, उसी का महापौर रहना चाहिए, वो सुनेगा। कांग्रेस का रहेगा तो ये तो अलग बैठे। कांग्रेस महापौर होने से कहीं ना कहीं जो है ना विकास की गति को जो है आगे सुचारू रूप से जो है ना प्रदान होगा। नेता वो होना चाहिए कि जो सबकी सुने, जनता के हित में रहे। दुर्ग के बाद राजनांदगांव। राजनांदगांव में किसके किसके बीच टक्कर है। आपको याद होगा कि यहाँ के नेता कौन हैं, डॉक्टर रमन सिंह हैं, और नेता अभी कौन चुनाव लड़े थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। किसके बीच टक्कर है ये भी आप देख लीजिए। राजनांदगांव में बीजेपी ने मधुसूदन यादव को मेयर का टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने निखिल द्विवेदी को महापौर उम्मीदवार बनाया। उम्मीदवारों का नाम आने के बाद राजनांदगांव में चुनावी माहौल क्या है ये तो हमने आपको मेयर की चेयर में दिखा दिया, लेकिन जनता क्या कह रही है सुनिए। कांग्रेस पार्टी को होना चाहिए, युवा चेहरा है, मिलनसार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य सीट पे सामान्य आदमी लड़ रहा है। कांग्रेस आएगा, थोड़ा बदलेगा। महापौर जो पहले भी था मधुसूदन यादव, क्योंकि बहुत काम कर चुका है और काम कर भी रहा है। युवा वोट सब निकित भाई के साथ दे रहा है। कांग्रेस निखिल द्विवेदी आएगा। अब युवा का जमाना है और युवा का एक अलग नया सोच आएगा, जोश आएगा। और सबसे आखिर में बात रायगढ़ की करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रायगढ़ में किसके किसके बीच मुकाबला है। रायगढ़ से बीजेपी ने जीवर्धन चौहान को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने जानकी काटजू को टिकट दिया है। रायगढ़ के बीजेपी उम्मीदवार की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है, या यूं कहें जीवर्धन चौधरी की चर्चा अब देश में भी होने लगी है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इसलिए रायगढ़ पर रुक जाऊंगा, विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि जब पूरा देश किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो विस्तार से मैं खबर दिखाता हूं। रायगढ़ में मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने चाय बेचने वाले को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी प्रत्याशी जीवर्धन चौहान की कहानी सभी 10 नगर निगम में सबसे अनोखी है। जीवर्धन चौहान शहर के मिनी माता चौक के पास चाय की दुकान लगाते हैं। जब जीवर्धन चौहान को टिकट मिला तो जीवर्धन अपने भांजे के शादी के घर में पहुंचे हुए थे। सोचिए, बताइए।
जयवर्धन चौहान को टिकट मिलने के बाद परिवार के लोग काफी उत्साहित हैं। उनकी पत्नी, भाई और दीदी सब खुश हैं। 1996 में भाजपा की सदस्यता लेने के बाद वार्ड अध्यक्ष के साथ युवा मोर्चा में कई पदों पर रहने के साथ ही एल्डरमैन भी रह चुके हैं जयवर्धन, और आरएसएस से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए चाय बेचते हैं। चाय बेचने वाले जयवर्धन चौधरी को टिकट मिला तो विस्तार न्यूज ने जयवर्धन और उनके परिवार से भी बात की है। क्या माहौल है, देखना चाहते हैं? रिपोर्ट देखिए, सोनी मलाकर ने भेजा। कहते हैं कि एक चाय बेचने वाले को देश में प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो वही जयवर्धन चौहान जी जो भी चाय बेचते हैं और इनको महापौर का प्रत्याशी है वो बनाया गया। मेरे गरीब परिवार से मैं एक चाय बेचने वाले को मेरे को महापौर के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने मेरे को स्थापित किया। इसके लिए मैं सभी को, संघ परिवार के, बीजेपी के संगठन के सभी को मैं इस बात के धन्यवाद देता हूँ। एक दिन में मैं ज़्यादा के चाय नहीं बेचता हूँ, 1000-1200 रुपये का चाय बेचता हूँ। उससे मैं अपना परिवार चलाता हूँ, जिसमें मेरी 4 बेटी हैं। ग्राहकों को फोकट में चाय पिलाने वाले हैं। जरूर पिलाएंगे। खुलेगा दुकान ना? काहे नहीं खुलेगा? महापौर बनने के बाद क्या दुकान बंद तो न कर देंगे। बहुत खुशी हो रहा है, इतना खुशी हो रहा है कि आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतना खुशी है। जो मेहनत किए हैं उनका फल आज उनको मिल गया है। आज 30 साल से बीजेपी में जुड़े हैं, उनको बहुत ही ज्यादा खुशी है। मेरे को उम्मीद है कि रायगढ़ की जनता मेरे को बहुत ही रिकॉर्ड से चुनाव जिताएगी। मैं रायगढ़ की जनता का धन्यवाद देता हूँ। वाकई में खुशी की बात है। जयवर्धन चौहान कह रहे हैं महीने में 14-15 हजार रुपए चाय बेचकर कमा लेते हैं। चाय बेचने वाले जयवर्धन चर्चा में हैं, इसलिए विस्तार से दिखा दिया। लेकिन जयवर्धन चौहान के सामने कांग्रेस के पूर्व महापौर जानकी अमृत काटजू को अपना महापौर प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने। जानकी अमृत काटजू रायगढ़ नगर निगम में वार्ड क्रमांक 4 से 2 बार की पार्षद रह चुकी हैं और 2019-20 नगर निगम चुनाव में महापौर भी रही हैं। जानकी काटजू क्या कह रही हैं, ये भी सुनिए। कांग्रेस ने अभी पुनः मुझे महापौर के प्रत्याशी बनाए हैं। जयवर्धन चौहान जी से मेरी कभी बात नहीं हुई है और चाय बेचना कोई बुरी बात नहीं है। काम कोई भी छोटी बड़ी रहे, जनता के बीच हमने जाकर 5 साल लगातार काम किए हैं। कोरोना हो, डेंगू हो या शहर विकास हो या राशन कार्ड हो या जो कि बुजुर्गों के लिए वृद्धा पेंशन होती है, हर चीज को हमने काम की है। तो इसी उम्मीद है और आशा है कि जनता मुझे पुनः महापौर की सीट पे बिठाएगी और प्रत्याशी बनाएगी। रायगढ़ में मेयर का टिकट किसको मिला है ये बता दिया। अब ये भी जान लीजिए कि रायगढ़ का चुनावी समीकरण क्या है। रायगढ़ पे विस्तार से क्यों बात कर रहा हूं, पहले देख लीजिए। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में 48 वार्ड शामिल हैं। कुल वोटर 1,40,884 मतदाता हैं। इसमें 70,399 पुरुष और 70,468 महिला वोटर हैं। थर्ड जेंडर के 17 वोटर शामिल हैं। मतलब कुछ वोट से ही सही महिला वोटर ही रायगढ़ नगर निगम के लिए जीत का फैक्टर हो सकती है। रायगढ़ नगर निगम में राज्य गठन के बाद अब तक 4 बार मेयर चुनाव हो चुके हैं। इसमें एक बार बीजेपी, मतलब एक बार बीजेपी और निर्दलीय मेयर रहे हैं। रायगढ़ नगर निगम में कांग्रेस का दबदबा रहा है क्योंकि 2 बार से कांग्रेस मेयर चुनाव जीत रही। अभी हमारे साथ रायगढ़ से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी जयवर्धन चौहान को देखना चाहते हैं, जो चाय बना रहे हैं, उनको देखना चाहते हैं। बड़ी चर्चा है इनकी, चलिए मिलवा देता हूँ आपको, चलिए मिलवा देता हूँ। कहाँ है भाई? जयवर्धन जी नमस्ते, आपका विस्तार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सारी बधाई आपको। रायगढ़ नगर निगम में मेयर पद के प्रत्याशी बनाए गए हैं आप। धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद सर। चाय अभी बन ही रही है, अब तो आपको प्रचार करना चाहिए जयवर्धन जी। अभी तक चाय ही बना रहे हैं आप। मैं 27 साल पहले से चाय बेच करके जनता का सेवा कर रहा हूँ सर। तो जयवर्धन जी ये बताइए कि चाय बनती रहेगी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी? चाय तो हम हमेशा बनते रहेगी दुकान में। आज मेरी पहचान चाय दुकान से ही है सर। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी चाय बेचते थे और अब आप दूसरे नेता हैं जो चाय वाले हैं और आपको जो है टिकट मिल गया है। इसको कैसे देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? मैं तो सबसे प्रथम माननीय मोदी जी को बधाई दूंगा और हमारे मुख्यमंत्री जी को से मैं बधाई दूंगा और हमारे रायगढ़ विधायक गोपी चौधरी भैया जी को मैं
दिल से बधाई दूंगा। प्रदेश अध्यक्ष हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष को भी दिल से बधाई दूंगा, क्योंकि एक मेरे को गरीब परिवार को उन्होंने एक महापौर प्रत्याशी के रूप में चयनित किया है। इसके लिए मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सभी के लोगों को मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। और बहुत लंबे समय से मैं आरएसएस से 40 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ सर। मैं संघ परिवार को सभी को मैं धन्यवाद दूंगा सर। चाय पक गई हो तो गैस बंद कर दीजिए, थोड़ा हमसे विस्तार से बतिया लीजिए। बंद कर दीजिए चाय, नहीं तो ज्यादा पक जाएगी। जी सर जी। ये छान लीजिए, हाँ बहुत बढ़िया, इसको छान लीजिए आप। और फिर उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, तो थोड़ी विस्तार चैनल है तो विस्तार में विस्तार से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि कोई अंदेशा था, कोई उम्मीद थी आपको कि टिकट मिल जाएगी मुझे और मैं महापौर का चुनाव लड़ूंगा? कोई उम्मीद थी? इससे पहले कोई चुनाव लड़े हैं आप? सपने में भी नहीं सोचा था कि महापौर में टिकट मिलेगा। वो तो सीट होने के कारण मैं अपना दावेदारी डाला था और मैं अपने चुपचाप अपने दुकानदारी कर रहा था सर। ये मेरे भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत बड़ा सोच है कि एक गरीब परिवार को, एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवार को उन्होंने महापौर प्रत्याशी के रूप में चयनित किया है। इसके लिए मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं सर। अच्छा जीवर्धन जी, ये बताइए कि अब टिकट मिल गया है, तो टिकट मिलने के बाद आपकी क्या तैयारी है? कैसे जीतेंगे चुनाव? इसकी क्या रणनीति बनाई है आपने? केंद्र सरकार की योजना को और राज्य सरकार की योजना को लेकर के मैं जनता के पास जाऊंगा सर। और इससे पहले मैं एल्डरमैन भी रहा हूं सर। नगर निगम का बखूबी मेरे को थोड़ा जानकारी है सर। 2011 में मैं एल्डरमैन रहा हूं नगर निगम में। लेकिन 2009 के बाद जीवर्धन जी, 2009 के बाद से लगभग 11-3 मतलब 13-14 साल हो गए, 15 साल हो गए, बल्कि 15-16 साल हो गए, अभी बीजेपी जीती नहीं है। कैसे आप फतह करेंगे इस पूरे किले को? कैसे जीतेंगे? कुछ तो रणनीति होगी आपकी। शहर में एल्डरमैन भी रहे हैं आप। जी, सरकार की योजना को लेकर जाऊंगा सर। और जनता के मूलभूत सुविधा जो है उसको जनता के जो उनका जो मांग रहेगा, उनका विचार रहेगा, उस विचार में मैं उनका खरा उतरूंगा सर। टिकट मिलने के बाद जो है कि पहले कितने की चाय बेच लेते थे, अब कितने की चाय बेच लेते हैं जीवर्धन जी? अब तो थोड़ी आपकी चाय की मार्केटिंग भी बढ़ गई होगी, लोग आपसे मिलने आ रहे होंगे जैसे हम आपसे बतिया रहे हैं। पहले कितने की बेच लेते थे, अब कितने की बेचते हैं? मैं पहले 1000-1200 रुपया की डेली के मैं चाय बेच लेता था सर, जिसमें मेरा एक गरीब परिवार का गुजारा हो जाता था। अभी थोड़ा सा टिकट मिलने के बाद में जनता का भी मेरे ऊपर में रुझान बढ़ा है और मैं उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं जो मेरे को आज इस काबिल समझे। पत्नी क्या बोली जीवर्धन जी जब टिकट मिल गया? तो पत्नी क्या बोली? पत्नी तो बहुत ही ज्यादा खुश हुई सर। अरे गुरु, पत्नी के नाम पे आप भी शर्मा गए हैं। पत्नी के नाम पे आप भी शर्मा रहा है, ये देखिए जी। चाय दुकान से ही मेरी पहचान हुई है सर। मैं महापौर बन भी जाऊंगा तो चाय दुकान मेरी चालू ही रहेगी। जनता का सेवा करूंगा, चाय दुकान से भी सेवा करूंगा, घर घर जा करके, वार्डों में जा करके उनका जो भी समस्या है उसको हल करने के प्रयास करूंगा सर। तो विस्तार न्यूज को चाय पिलाएंगे आप? मैं आऊं आपको जीतने के बाद, शुभकामनाएं तो मैं दूंगा ही। करता हूं सर। हैं? आपको सादर आमंत्रित करता हूं सर। एक बार आकर के मेरा चाय पीजिए सर, दोबारा फिर आएंगे चाय पीने। चलिए पक्का, मैं हो सकता है चुनाव के दौरान आऊं आपके साथ चाय पीने। वैसे चाय मैं भी बहुत अच्छी बनाता हूं। अब भगवान करे या चाय बनाने में मुझे टिकट मिल जाए तो हो सकता है मैं भी कोई चुनाव लड़ लूं। मैं बार बार कहता हूं, लेकिन पता नहीं ध्यान आकर्षित होगा कि नहीं। आपको टिकट मिल गई है, आपको बहुत शुभकामनाएं जीवर्धन जी। और हमारी मेयर की चेयर जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। आप विस्तार न्यूज की टीम वहां पहुंचेगी, हम आपको मंच भी देंगे, वहां भी कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी को आमने सामने करेंगे। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाय कम मत बनाइए, चाय इस समय कम बनाइए, वोट लेने के लिए जनता के बीच ज्यादा जाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया जीवर्धन जी। तो चलिए, ठीक है,
जिस व्यक्ति की चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिस व्यक्ति की चर्चा प्रदेश में हो रही है, पूरे सोशल मीडिया में हो रही है, आप जानना चाहते हैं कि कौन है जीवर्धन। इसलिए मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया कि आखिर जीवर्धन कौन है। अब 2025 की लड़ाई वर्तमान मेयर जानकी काटजू और जीवर्धन चौहान के बीच है। रायगढ़ में 2009 के बाद से अब तक बीजेपी को जीत नहीं मिली है, लेकिन इस बार बीजेपी ने रायगढ़ जीतने के लिए रायगढ़ के ही विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी को प्रभारी बनाया है और कांग्रेस से खरसिया विधायक और पूर्व मंत्री उमेश पटेल को प्रभारी बनाया गया है। ये दोनों पहले एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं खरसिया में, ओपी चौधरी और उमेश पटेल। मुकाबला बहुत रोचक है। रायगढ़ के प्रत्याशियों को सुना दिया, समीकरण बता दिया, लेकिन अब जनता क्या कह रही है हर जगह से आपको सुना रहा हूं, तो ये भी सुनाना जरूरी है। सुनिए क्या कह रही है रायगढ़ की जनता। माहौल भी आप देखिए, उसके बारे में तो नहीं बोल सकते, दोनों पार्टी बराबर चल रही है। कांग्रेस का इसलिए लग रहा है क्योंकि 5 साल का कार्य अच्छा लग रहा है उनका। जैसे हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, बीजेपी का ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखती है। फूलो छाप करते, पंजो करते, लेकिन जीती पंजा तो मुझे लगा थे चाय वाला के जो गरीब का साथ दी वो सबके साथ है। टक्कर तो होगा और जहाँ तक हो सकता है चांसेस भाजपा के। यहाँ तो बीजेपी और कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, यहाँ ओपी चौधरी का चलेगा। अच्छा, बीजेपी पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए बढ़िया काम कर रही है। विस्तार न्यूज आपसे कुछ नहीं कहेगा। विस्तार न्यूज केवल आपको एकदम आईने की तरह सीधे, आप समझ रहे हैं, तस्वीर साफ साफ रख देगा। आप तय कीजिए कहां किसका माहौल है। और फिर कह रहा हूं, एकमात्र चैनल है जिसकी 50 टीम घूम रही है पूरे प्रदेश में। 10 नगर निगम की जनता को आपको विस्तार से सुना दिया। वोट कौन देता है? वोट जनता ही तो देती है, इसलिए जनता को सुनाना जरूरी है। 11 फरवरी को नगर निगम की 10 सीटों पर मेयर पद के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले क्या माहौल है, ग्राउंड पर जनता क्या सोच रही है, इसके लिए छत्तीसगढ़ के हर जिले में, हर गांव में चप्पे चप्पे पर विस्तार न्यूज के रिपोर्टर तैनात हैं। आपका कोई भी मुद्दा हो हम उठाते रहेंगे। आपको अपने जनप्रतिनिधि से भी जो भी मांग करनी है, चुनावी माहौल है, कर लीजिए। अभी वादा भी कर देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको खुश रखें। और हम तो हैं ही, समय समय पर आपके वादे याद भी दिलाते रहेंगे। फिर कह रहा हूं, विस्तार न्यूज के 50 रिपोर्टर, 50 साथी, अलग अलग सहयोगी ग्राउंड पर हैं। हर शहर से आपको रिपोर्ट हर दिन दिखाई दे रही है। हमारी रिक्शा शहर शहर घूम रही है, विस्तार की टीम गांव गांव जा रही है, आपकी गली में पहुंच रही है, आपके मोहल्ले का हाल दिखा रही है। आपको जो भी कहना है विस्तार न्यूज से दिल खोल कर कहिए। वादा करते हैं आपकी हर बात नेताओं तक पहुंचाते रहेंगे। और हां, फिर कह रहा हूं, नगर निगम का पूरा अपडेट देखना हो तो आप जो है देख लीजिए। ये देखिए, आपको ये गाड़ी आपको शहर शहर मिल जाएगी, देख लीजिए आप। समझ गए आप? ये जहां आपको दिखाई दे, देखिए, समझिए आप, जहां दिखाई दे समझिए आपके पास विस्तार न्यूज की गाड़ी आई है और इस तरह से ई रिक्शा आपके पास पहुंचेगी, हमारे रिपोर्टर पहुंचेंगे, मेयर की चेयर इसी तरह से शहर शहर गली गली आपको दिखाई दे देगी। आप आइए, अपनी बात कहिए। मेरे सहयोगी आपके पास रुकेंगे और आपसे बात जरूर करेंगे, क्योंकि जनता, देख लीजिए आपको, ये देखिए रिपोर्टर जा रहे हैं सौरभ तिवारी। ऐसे ही हर रिपोर्टर आपको मिलेंगे, हर शहर में मिलेंगे। तो जहां आप दिख जाए तो आप बता दीजिएगा कि भाई साहब देखिए ऐसा है कि पहले तो काम करने का वादा करते हैं, फिर काम नहीं करते हैं। सब कुछ बताएंगे, विस्तार से हम सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन आप अगर नहीं देख पाए सीधे मुद्दे की बात, तो कहां देखेंगे? यहां देखेंगे, एक्स पर देखेंगे, फेसबुक पर देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, इंस्टा पर देखेंगे। मिलियंस लोग, मैं जब भी आता हूं आपके पास क्या बोलता हूं, आप जाइए, क्योंकि आप बहुत अच्छी खबर मिस कर रहे हैं। अपने पसंदीदा खबर को आप देखना मिस कर दे रहे हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर जाइए, अधिक से अधिक संख्या में फॉलो कीजिए, क्योंकि लाखों लोग खबर देख रहे हैं, विस्तार न्यूज की पसंद कर रहे हैं और अपनी खबरों को भेज रहे हैं। किस नंबर पर? 8282824982 पर। इसलिए विस्तार न्यूज के साथ जुड़िए, खूब प्यार दे रहे हैं। आपके प्यार की हमें लगातार जरूरत है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है, ताकि हम जनहित की खबर इसी तरह से दिखाते रहें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए,